गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आप अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना मित्तल, साइकाइट्रिस्ट हूँ। दिल्ली में कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज में बच्चों के साथ काम करती हूँ। मैम आप बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता उपाध्याय है और मैं भी यहाँ पे कॉस्मोस हॉस्पिटल्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मैं और मैम साथ में ही बच्चों को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, हेल्प करते हैं। शोभना मैम, आप ये बताइए कि तनाव क्या है और क्यों होता है। जी, ये एक बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन है, पर देखा जाए तो इसमें बहुत गहराई है। तनाव एक बहुत ही नेचुरल, एक बहुत ही प्राकृतिक भावना है, जो कि जब बाहर की जो स्थिति है वातावरण में, वो एक इंसान की क्षमता या आशाओं से अलग हो, तो जो उसकी वजह से परेशानी पैदा होती है, उसको हम तनाव के रूप में समझ सकते हैं। तो जब डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, पर जितना आप कर पाए वो क्षमता उतनी नहीं है, तो तनाव जागृत होता है। बिल्कुल मैम। क्या पढ़ने में तेज तर्रार स्टूडेंट्स को भी तनाव होते हैं और क्यों होते हैं? जी बिल्कुल। जो पढ़ाई में तेज हैं स्टूडेंट्स, वो भी तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। जो हर एक स्टूडेंट की क्षमता बहुत इंडिविजुअल है, उन पे बहुत हर एक स्टूडेंट की एक अपनी क्षमता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट हर वक्त एक वैसी एक्सपेक्टेशन मीट कर सके जितना उनसे लोग रखते हैं। तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी तनाव का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कई बार तेज तर्रार जो स्टूडेंट होते हैं, उनको अपना जो स्थान होता है उसको भी मेंटेन रखने का प्रेशर होता है उनके ऊपर, कि अगर कोई बच्चा हर साल फर्स्ट कर रहा है तो आने वाले एग्ज़ाम में भी उसको फर्स्ट रहना है, आने वाले एग्ज़ाम में भी उसको वही पोजीशन लाना है, वही स्थान लाना है। तो ये प्रेशर भी वो महसूस करता है, ये तनाव भी वो महसूस कर सकता है। और जब इस पूरे प्रेशर में एक तो अंदरूनी प्रेशर है कि मुझे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है, ऊपर से माता पिता का प्रेशर जुड़ जाता है कि किसी और की तरह नंबर लाने हैं या ऐसे परफॉर्म करना है, तो ये तनाव अक्सर बढ़ जाता है। खासकर आजकल के कंपटीशन के टाइम में तनाव काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर देखा जा रहा है। मैम ये बताइए, कोई स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर या फिर किसी और वजह से टेंशन में है, तो इसकी पहचान पेरेंट्स कैसे करें? जी देखिएगा, तनाव एक लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही एक्सेप्टेबल पार्ट है। ये तो जीवन का एक हिस्सा है, पर जब वो तनाव इतना बढ़ जाए कि वो एक इंसान की सेहत पर हावी होने लगे, तो पहचानना बहुत ज़रूरी है कि अब मदद की ज़रूरत है। तो यदि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान लगे, खाना कम खा रहा हो, रात को नींद कम आए, घर से भागने की बातें या ज़िंदगी ख़त्म करने की बातें करने लगे, या फिर जब काम पे फोकस करने में दिक्कत आने लगे, तो ये थोड़े रेड अलर्ट साइंस हैं कि माता पिता को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं बच्चे को तनाव हैंडल करने में परेशानी तो नहीं आ रही और मदद लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अगर जो बच्चा है, जैसा कि मैम ने कहा, अपने नॉर्मल जो व्यवहार है, जैसा वो आमतौर पे व्यवहार करता है, उससे अलग थलग सा दिखे, चुपचाप सा रहे, ज़रूर छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन दे, जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव हो जाए, और नींद की समस्या हो, खाना कम हो जाए, कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे लूज मोशंस हो जाए, बुखार वगैरह लगने लगे, तो उस तरीके को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जब भी बच्चा अपने नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा भी अलग बिहेव कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, तो पेरेंट्स को एक बार बैठ के उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।
जी, मतलब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए तो वो भी इसकी एक सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल, जो कि उसका आम तौर पे व्यवहार नहीं है। तो मैम अगला सवाल ये है कि एग्ज़ाम है तो पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे में स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें कि कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें तनाव नहीं हो? बिल्कुल, ऐसे मौक़ों के लिए समय समय पे अपने आप को डी स्ट्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार आजकल हम देखते हैं कंपटीशन का ऐसा वातावरण रहता है, इन्वायरमेंट है कि हर बच्चे को सबसे आगे रहना है। इसी की होड़ में बच्चे अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। जो स्टडी में एक ब्रेक का इम्पोर्टेंस होता है उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं और दिन रात बस पढ़ाई 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 के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में वो छोटे छोटे ब्रेक्स ले, अपना टाइम टेबल समय सारणी भी इस तरीके से बनाएं कि उसमें ब्रेक्स को, गैप को इंक्लूड करें। जितना महत्व पढ़ाई का है उतना ही महत्व खेल कूद का भी है। तो अपने सारे शेड्यूल में आधा घंटा 40 मिनट खेल कूद के लिए भी जरूर निकालें। जी, और जो भी सिलेबस है, जो भी आगे पढ़ना है, उसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच करें। मान लीजिएगा पता है एग्ज़ाम 2 महीने के बाद आ रहा है, तो अभी से पढ़ाई शुरू करिए, अभी से प्लानिंग शुरू करिए। जब हम प्लान करके पढ़ाई करते हैं तो जो पढ़ रहे हैं वो याददाश्त में भी ज़्यादा अच्छे से कमिटेड हो जाता है और वो फिर प्लान करके पढ़ाई जो होती है उससे तनाव भी अच्छा हैंडल होता है। और पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम बहुत ज़रूरी है, पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है, रात की अच्छी सुकून वाली नींद बहुत ज़रूरी है। ये जो सारी चीज़ें अच्छे से होती है तो तनाव अपने आप हैंडल हो जाता है। डॉक्टर्स ये बताइए कि तनाव का जो असर है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है? जी बिल्कुल, तनाव हर समय बुरा नहीं होता। थोड़ा सा धीमा धीमा जो शुरू का तनाव होता है कभी कभी वो जरूरी भी होता है। यदि थोड़ा तनाव नहीं होगा तो हमें लगेगा ही नहीं कि हमें पढ़ने की आवश्यकता है। वो मन में थोड़ा सा डर आना भी जरूरी होता है अच्छे से पढ़ने के लिए। पर जब वो तनाव, जब वो डर एक सीमा से बाहर हो जाए तो उससे एक बच्चे की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। जब तनाव बढ़ जाता है तो उससे याद करने की क्षमता, एक जगह अपनी अटेंशन को एकाग्रित करने की क्षमता कम हो जाती है और अगर परेशानी बढ़ेगी तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यदि तनाव बढ़ जाए तो इससे परफॉर्मेंस कम होती है। डॉक्टर ये बताएं, क्या रहन सहन और खान पान भी स्टूडेंट्स के लिए तनाव का कारण बन सकता है? बिल्कुल, आप किस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल है, आप अपने ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, आप अपने आम तौर की ज़िंदगी में किन किन लोगों से मिल रहे हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, इससे भी तनाव बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। कई बार जैसे आजकल के बच्चे हैं वो फास्ट फूड के पीछे बहुत भागते हैं, वो जो हेल्दी डाइट है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हमारे खान पान में इंक्लूडेड है तो इससे 2 परेशानियाँ होती हैं। एक हेल्थ वाइज तो आप जरूर सफ़र करते हैं, ओबेसिटी बहुत कॉमन हो जाती है, फर्दर हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं, साथ ही साथ बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत आने लगते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए, वो फिर आपके ज़िद में, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में कन्वर्ट हो जाती है, जो भी एक तनाव का कारण बनती है। जी, और इसका एक प्लस पॉइंट भी है, जैसे कि बुरा खाना, बुरा रूटीन या बुरा वातावरण तनाव को बढ़ाता है, वैसे ही अच्छा खाना, अच्छा वातावरण और अच्छा रूटीन तनाव से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। खाना पौष्टिक खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, फ्रेश सब्जियां फल खाएंगे तो उससे भी शरीर में और मन का तनाव कम होता है। मतलब फ्रेश सब्जियां या फ्रूट्स खाने से तनाव कम होता है। वन ऑफ द फैक्टर्स, उसका भी एक रोल है तनाव में। डॉक्टर, बात ज़रूर हम स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सीधे तौर पर पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है। तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे को तनाव ना हो, या वो ऐसा क्या करें कि बच्चे को तनाव ना रहे? देखिएगा, जो पेरेंट्स का रोल है वो एक बहुत ही अहम रोल है। जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो बच्चे के माता पिता होने के साथ साथ बच्चे के गुरु भी होते हैं, बच्चे के शिक्षक भी होते हैं, बच्चे के दोस्त भी होते हैं।
बच्चे के प्रोटेक्टर भी होते हैं, उसके सैनिक भी होते हैं और उसके मार्गदर्शक भी होते हैं। तो माता पिता का तो बहुत रोल है बच्चे को सही राह दिखाने के लिए और बच्चे की मदद करने के लिए कि वो उस राह पर चल पाए। और हर समय माता पिता बच्चों को इतना भी प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते कि कभी तनाव हो ही ना। बच्चा कभी तनाव फेस ही नहीं करेगा तो उससे लड़ने की क्षमता कहाँ से पैदा करेगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि तनाव ना हो। तो इसमें जो इसका सीक्रेट है वो ये है कि जो तनाव है उसको हैंडल कैसे करना है, उस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, इसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को सक्षम बनाए कि वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी काबिलियत है वो पहचान पाए, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। और जो जो जीवन में तनाव है, बेशक वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, बेशक वो आपसी रिश्तों से रिलेटेड हो, बेशक वो आगे करियर से रिलेटेड हो या किसी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, जो भी तनाव है उनसे लड़ने की क्षमता, उसके सामने स्ट्रांग रहने की क्षमता, इसको बढ़ाने में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि मैम कह रही हैं कि माता पिता एक तरीके से बच्चों को शेप करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो जो भी उनको तनाव से जूझने की जो क्षमता है वो पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। उनको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पेरेंट्स सिखा सकते हैं कि कोई भी अगर तनाव वाली स्थिति है तो इसमें एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसमें मेरा क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, तनाव से किस तरीके से मुकाबला करें, ये क्षमता पेरेंट्स जरूर डेवलप करते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों से वो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ठीक है, चाहे वो एग्जाम की बात हो, खेल कूद की बात हो, इंटरपर्सनल रिलेशन की बात हो, अपने बच्चों को वो समझे कि मेरे बच्चे में ये प्लसेस हैं, ये माइनसेस हैं, इतना कर सकता है, इतना नहीं कर सकता है, और उसको एक कंफर्टेबल वातावरण, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें। जी डॉक्टर्स, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेड ना करें। बट यूजुअली होता ये कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कंपटीशन की, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उस तनाव में रहते हैं कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों से आगे निकले। तो ऐसे में पेरेंट्स को और क्या चाहिए कि वो उनके अंदर इस तरीके की सोच ना आए। देखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि जो माता पिता हैं वो बच्चे की क्षमताएं पहचान पाए, समझ पाए और क्षमताओं के अनुसार ही बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि बच्चा कितना कर सकता है। देखिए, ये भी बात बहुत बार देखने में आती है कि माता पिता अपनी ख्वाहिशें, अपनी आशाएं बच्चों के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर समय ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक इंसान अलग है और हर बच्चे की अपनी शक्ति है, अपनी क्षमता है, अपनी कमजोरी भी है। तो वो क्षमताओं को समझना, कमजोरियों को समझना ज़रूरी है और उसी के अनुसार एक एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी है। और बच्चों की तुलना किसी और बच्चे से ना की जाए, ये बात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि बाकियों से, जैसा कि मैम ने कहा, कंपेयर ना करें। साथ ही साथ बच्चों को ये एक क्लियर मैसेज दें कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने का महत्व है। ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है या सिविल सर्वेंट ही बनना है, नहीं। किसी भी आजकल की वातावरण ऐसा हो गया, आप जिस फील्ड में अच्छा करो उस फील्ड में बढ़िया नाम कमा सकते हो। तो ये एक विश्वास पेरेंट्स को बच्चों में दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चा अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट लेगा, उसमें वो जरूर एक्सेल करेगा। और एक और बात आजकल देखने में आ रही है कि माता पिता मार्क्स पर बहुत फोकस करते हैं, कितने नंबर आए। जो नंबर है वो कक्षा में तो आपको पास करा सकते हैं, आपको कॉलेज में भी दाखिला दिलवा सकते हैं, पर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मार्क्स से कहीं ज़्यादा हैं। जैसे कि एक अच्छी नेचर होना, है ना, हेल्पफुल होना, और लोगों की मदद करना, जिम्मेदारी उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाना, और सोसाइटी, जो समाज है, उसमें अच्छा योगदान कर पाना। बहुत सारी चीज़ें चाहिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। तो मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर
बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे आगे बढ़ना है। पढ़ाई से ज़्यादा भी उसमें बहुत कुछ शामिल होता है। डॉक्टर्स ये बताइए कि तनाव की वजह से स्टूडेंट्स किस स्थिति में सुसाइड कर लेते हैं और एक स्टूडेंट्स इससे बचने में खुद की कैसे हेल्प कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिएगा, जब कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम उठाता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं या कोशिश करते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कदम एक मदद की पुकार होता है। इट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। तो समझने की ज़रूरत है कि क्या स्थिति है, क्या कठिनाइयाँ हैं, और अंदरूनी तौर से बच्चे को कोई और परेशानी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे ने ऐसा कदम उठाया या कोशिश करी। कभी कभी बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है या कोई और भी मानसिक बीमारी हो सकती है जिसके कारण ऐसा कदम उठाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी स्थिति इतनी कठिन हो सकती है, बेशक वो पढ़ाई का प्रेशर हो या बेशक कोई और बात हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई सदमा हो जो बच्चा ना बर्दाश्त कर पा रहा हो और बच्चे में उतनी क्षमता ना हो कि वो इन सब चीज़ों से जूझ पाए, तो भी बच्चे ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की मदद करी जाए। माता पिता का इसमें बहुत बड़ा रोल है, समझ पाना कि जो बच्चा है उसका व्यवहार कुछ बदल रहा है, बच्चा ज़्यादा परेशान लग रहा है, उदास लग रहा है या अपने में सीमित रह रहा है, या फिर बच्चा ऐसी बातें कर रहा है कि अब ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ या घर से भाग जाऊँ, कुछ ऐसी बातें कर रहा है। तो माता पिता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि कहीं बच्चा कुछ ऐसा कदम ना उठा ले या उसकी सोच इस तरह तो नहीं जा रही, और अगर ऐसा है तो तुरंत मदद लेनी चाहिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक से या किसी भी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, या जो भी मदद करने के लिए अवेलेबल हो, बेशक वो डॉक्टर हो या जो भी मददगार हो, बेशक टीचर हो, काउंसलर हो, उनकी मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर्स, ऐसे में कई बार ये देखा गया है कि जो माता पिता थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो शायद समझ लेते हैं कि बच्चे को कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हैं, लेकिन कई बार जो माता पिता बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उन्हें बहुत जल्दी समझ नहीं आ पाती है इस तरीके की दिक्कतें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उस तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके? जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो ये डिफ़िकल्टी आपने बताई कि माता पिता नहीं समझ पाते कि बच्चे को परेशानी क्या है, ये सभी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, ये हर जगह के लोग और हर एक सोशल स्टेटस के लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो पहली बात तो ये है कि हम समझें कि ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, और जो माता पिता हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि डिफ़िकल्टी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और जो इसके लिए जैसे आपने बताया कि जो अगर कोई कम पढ़ा लिखा है हो सकता है उनको समझने में थोड़ी देर लगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। बिल्कुल। और जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, कई बार पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता चलता है और जो लोग नहीं उतने पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं पता चलता है। और व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आसानी से चेंजेस को पिक कर सकते हैं। अगर कोई अशिक्षित माता पिता भी ये नोटिस करते हैं कि उनका बच्चा पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो इसको वो सीरियसली लें। ठीक है, इसके लिए वो ज़रूर बातचीत करें बच्चे से। उनको समस्या ज़्यादा लग रही है तो एक किसी मनोचिकित्सक से मिलके उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट करवाएं। और कोई भी बिहेवियरल चेंजेस जो आए बच्चे में उसको अननोटिस ना करें, उसको ज़रूर उस पर एक्शन ले, उसको एक मामूली सी बात कंसिडर करके मान के उसका ऐसे ही जाने ना लें। जरूर समाज में अवेयरनेस जनरेट करने की बहुत ज़रूरत है कि लोग समझ पाए, जान पाए कि ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। फिर वैसी सर्विसेज, वैसे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स मौजूद हों हर जगह पर, बेशक वो गांव हो, बेशक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या कोई और लेवल हो। तो इसमें ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मौजूद हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। और
तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी कभी हम समझ भी जाते हैं, हमारे सामने एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी हैं, पर हम मदद के लिए जा नहीं पाते हैं, कुछ हमें अंदर से रोकता है। एक स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं, एक सामाजिक तौर पे जो डर है कि अगर हम मदद मांगेंगे तो हमें एक धप्पा लगा दिया जाएगा कि इसका कोई मानसिक रोग है। इस स्टिग्मा से लड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये जो एक बाधा पैदा करता है, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ मदद की ज़रूरत है मदद मांगनी चाहिए, और मदद वक्त पे मिले तो बहुत सारे बच्चों की जान बच सकती है और बच्चों का जीवन सुधर सकता है। डॉक्टर्स, आए दिन कोटा से सुसाइड की खबरें आती हैं। पिछले 1 साल में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। तो आपकी नज़र में इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिएगा, जब भी हम, जैसे हमने अभी तक बात करी कि बच्चों में आजकल तनाव बहुत बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जब बच्चों ने प्रेशर में आकर कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे उनकी जान को खतरा हो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और इसमें तनाव का तो एक रोल होता है कि जो स्थिति ऐसी है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाए, इसका तो एक रोल होता है। साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि कहीं बच्चे को कोई और परेशानी तो नहीं है जिसके कारण उसका ऐसा कदम उठाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हों। तो कहीं बच्चे को डिप्रेशन तो नहीं हो रहा, या बच्चे को ज़्यादा एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या कोई और मानसिक तनाव जो चल रहा है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो माता पिता हैं, इसमें जो टीचर्स हैं, और इसमें जो बच्चों की पीयर ग्रुप है, यानी कि जो उनके कक्षा में बाकी लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है पहचान पाना कि यदि किसी को इतनी समस्या हो रही है कि वो तनाव से इतने पीड़ित हैं कि वो नहीं हैंडल कर पा रहे, तो उनकी मदद किस प्रकार से की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस समस्या के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना और लोगों को इनकरेज करना कि यदि प्रॉब्लम है तो आप साइकाइट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए। ये एक स्टिग्मा जो इसके साथ जुड़ा है उसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, कई लोग टेंशन से बचने के लिए और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए योग और मेडिटेशन की सलाह देते हैं। तो डॉक्टर, मेडिकल साइंस क्या कहता है? जी बिल्कुल, जो योगा है और मेडिटेशन है, उससे ध्यान लगाने की क्षमता, उससे तनाव से जूझने की क्षमता बढ़ती है, और बच्चों को व्यायाम करना चाहिए, और जो बच्चे कर सके योग और मेडिटेशन की मदद से भी एक रिलैक्सेशन करनी चाहिए और ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तो ये एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि योग से, मेडिटेशन से आपकी अटेंशन कंसंट्रेशन जो होती है, ध्यान की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो बेशक बच्चे योग को, मेडिटेशन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं, लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। पर हमें एक बात और समझनी है कि अगर कोई बच्चे के साथ साइकियाट्रिक कंडीशन है और उसको उसके लिए दवाइयाँ मिल रही हैं, तो योग और मेडिटेशन दवाइयों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग और मेडिटेशन से आप बेशक एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, पर ये किसी भी सूरत में मेडिकेशंस का, मेडिसिन्स का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो इसमें ना कंफ्यूज करेंगे, इसमें नहीं, बिल्कुल तो सब बताएंगे। प्रिवेंशन ऑफ अगर जो भी डिफ़िकल्टी है, तनाव को प्रिवेंट करने के लिए और एक पॉजिटिव वेलबींग को प्रमोट करने के लिए ज़रूर योग और मेडिटेशन की सहायता दी जा सकती है। कई बार जहाँ पे तनाव ज़्यादा है या कोई मानसिक रोग है, उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो योग से थोड़ी और ज़्यादा है, जिसमें दवाइयों की मदद से और साइकोथेरेपी की मदद से ट्रीटमेंट होती है। कई संस्थाएं और अस्पताल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करते हैं। इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स किस तरह लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर है जिस पे स्टूडेंट्स कॉल कर सकते हैं जब वो बहुत डिस्ट्रेस्ड हों, और माता पिता भी कॉल कर सकते हैं जब उनको लगे कि बच्चे को मदद की ज़रूरत है।
कभी भी स्थिति ऐसी आए जिसमें लगे कि बच्चे को तुरंत मदद की ज़रूरत है तो हेल्पलाइन का प्रयोग करना चाहिए, या फिर किसी कारण बच्चा अस्पताल खुद ना जा पाए तो हेल्पलाइन का प्रयोग करना चाहिए। और एक और बात ज़रूरी है कि स्थिति इतनी गंभीर हो उससे पहले हम पहचान पाए कि अभी मदद की ज़रूरत है और हम पहले ही डॉक्टर से मिल पाए और जो गंभीर स्थिति है उसको प्रिवेंट कर पाए। ये सबसे कामयाब राय है। हेल्पलाइन नंबर्स का एक अपना ही योगदान है। कई लोग जैसे जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके आसपास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर वो कुछ चीज़ सेंस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं व्यवहार में, वैसे लोग हेल्पलाइन का प्रयोग करके जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको सिम्टम्स बता के, लक्षण बता के उनसे राय ले सकते हैं कि इसके लिए अब उनको क्या करना चाहिए। किसी भी क्राइसिस के मोमेंट पे भी हेल्पलाइन नंबर्स बहुत हेल्प करती हैं। कोई भी क्राइसिस का मोमेंट है, कुछ भी है, जैसे कोई बच्चा सुसाइडल हो रहा है या फिर कुछ भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उस दौरान भी हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करके आप तुरंत किसी एक्सपर्ट से बात करा सकते हैं और उस क्राइसिस को डील कर सकते हैं। तो इवन आवर हॉस्पिटल इज ऑल्सो यूजिंग अ वेरी गुड हेल्पलाइन नंबर, जिससे इस तरीके के कई सारे क्राइसिस सिचुएशन हमने बहुत सक्सेसफुली हैंडल किए हैं। जहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट रही है वहाँ पे एडमिशन सर्विसेज तक प्रोवाइड किए जाते हैं, और कहीं एम्बुलेंस भेजने की ज़रूरत है, कहीं किसी को डॉक्टर्स भेजने की ज़रूरत है, ये सारी फैसिलिटीज़ हेल्पलाइन नंबर से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाती है। ओके जी, अगर कभी भी ऐसी स्थिति हो कि बच्चा तनाव से बहुत ग्रस्त हो और इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो आप सिम्स की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9717 402 402। डॉक्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हेल्पलाइन नंबर भी बताया। अब आपसे अंतिम सवाल ये है कि आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से ये मैसेज रहेगा कि स्वस्थ रहिए, और स्वास्थ्य में जैसे शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है वैसे ही मन का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और एक सामाजिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जब तन, मन और समाज स्वस्थ रहता है तभी हम स्वास्थ्य को एक कंप्लीट स्वास्थ्य, एक पूरा स्वास्थ्य मान सकते हैं। तभी हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है समाज के लिए, देश के लिए, खुद के लिए, वो 100% हो जाता है। तो जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि स्टूडेंट्स खूब मन लगा के पढ़ाई करें, साथ साथ ब्रेक भी लेते रहें, साथ साथ अपने आप को डिस्ट्रेस करते रहें। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि घर में वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, अपना बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बच्चों पे ना डालें और उनके एक ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखें। बिल्कुल, जैसे मार्क्स पे हमारा जो इतना फोकस है, मार्क्स के अलावा और जो बच्चे की क्षमताएं हैं, टैलेंट्स हैं, उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और बच्चे अच्छे नागरिक बन पाए, समाज की मदद कर सके। हमें बच्चों को वैसे शेप करना है, तो इसी हिसाब से उनकी परवरिश भी होनी चाहिए। बाल गुरु से बात करने के लिए आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।